स्टार न्यूज, मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। संसद के सत्र के पहले की राजनीति किस तरीके से तेजी से आगे बढ़ती जा रही है वो भी जानना बहुत दिलचस्प होगा। सत्ता पक्ष की तरफ से बाकायदा 31 पार्टियों के साथ एक सर्वदलीय बैठक की गई और उस बैठक में तय हुआ कि संसद का सत्र शुरू होने के दौरान सरकार और विपक्ष किन मुद्दों पर, किस मामले पर संसदीय कार्रवाई में हिस्सा लेंगे और संसद के शीतकालीन सत्र को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और उस ऑल पार्टी मीटिंग में एक बड़ी खास बात रही कि सभी पार्टियां शामिल हुईं, लेकिन आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई। दूसरी तरफ ये बातें सामने आई कि किस तरीके से मुद्दे उठाना है, उसमें तृणमूल कांग्रेस ने कुछ ऐसे मुद्दे सामने रखे जिस पर तृणमूल कांग्रेस विशेष चर्चा चाहती है। आप इस बात को समझिएगा कि तृणमूल कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा चाहती है, पेट्रोल डीजल और जरूरत की चीजों के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस पर चर्चा चाहती है, एमएसपी पर गारंटी कानून किस तरीके से बने इस पर चर्चा चाहती है, संघीय ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तृणमूल कांग्रेस इस पर भी संसद में चर्चा चाहती है, प्रॉफिटेबल सरकारी कंपनियों में विनिवेश पर रोक हो अर्थात डिसइन्वेस्टमेंट पर रोक हो। लेकिन याद रखिए प्रॉफिटेबल शब्द जोड़ा गया कि जो लाभ के उपक्रम है उसका डिसइन्वेस्टमेंट न किया जाए, अर्थात डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी से टीएमसी भी सहमत है। पेगासस का मुद्दा और बीएसएफ का जो ज्यूरिडिक्शन, उस ज्यूरिडिक्शन के बढ़ाए जाने को लेकर के उस पर चर्चा, कोविड के हालात पर चर्चा, महिला आरक्षण बिल की मांग इस पर चर्चा और इन सारे तमाम बिलों पर सही तरीके से चर्चा हो तो कुल 10 मुद्दे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं। हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसा अक्सर तमाम झंझावतों के बावजूद जब संसद का कोई मामला सामने आता हो और सत्र चलने और चलाने की बात आती हो तब प्रमुख विपक्ष के रूप में कांग्रेस सामने खड़ी हुआ करती थी और कांग्रेस के नेतृत्व में ये बातें आगे बढ़ा करती थी। लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि किसान आंदोलन पर जिस तरीके से सरकार झुकी है उसके बाद से सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से बयान आ रहे हैं और सब ये श्रेय लेना चाहते हैं कि उन्होंने इस आंदोलन में किसानों का कितना साथ दिया और ये श्रेय लेने की कवायद में कोई पीछे नहीं है। लेकिन ममता दीदी का जो अंदाज है राजनीति करने का वो पूरी तरह से एग्रेशन वाला है और आक्रामक अंदाज में वो बात कहती हैं और पिछले लगभग 2-2.5-3 महीनों से जिस तरीके से टीएमसी के मुखपत्र और वहां के विभिन्न नेताओं के बयान आते रहे हैं उससे इतना तो तय हो गया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कम से कम 2024 का जो भाजपा हटाओ या सरकार मोदी सरकार हटाओ मिशन है उसमें ममता दीदी कुछ और चाहती हैं और वो ये कि नेतृत्व संयुक्त विपक्ष का राहुल गांधी नहीं कर सकते क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व की ताकत पर उनको उतना भरोसा नहीं है। यह बात सिर्फ कहने या सिर्फ व्याख्या करने के लिए नहीं है। ममता दीदी दिल्ली आई और दिल्ली में वो सबसे मुलाकात की प्रधानमंत्री जो उनके धुर राजनीतिक विरोधी हैं और उस विरोध में वो कई बार बयान भी दे चुकी हैं। अपने राजनीतिक विरोधी के साथ औपचारिक बैठक होती है और एक मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री के साथ उस औपचारिक बैठक में तमाम मुद्दों पर वो चर्चा करती हैं, लेकिन सोनिया गांधी से नहीं मिलती और इसके पीछे कारण भी बताया जाता है। वो उन तमाम नेताओं से मिलती हैं, इवन कि बीजेपी के मुखर विरोधी हो गए सुब्रमण्यम स्वामी से भी उनकी बातचीत होती और ये सारी कवायद ममता दीदी इसलिए करती हैं क्योंकि संयुक्त विपक्ष की राजनीति के लिए जिस बात की जरूरत है वो ममता दीदी मानती हैं कि उनकी पार्टी के पास है और स्वयं व्यक्तिगत तौर पर एक राजनेता के तौर पर उनके पास है और इसमें अब वो किस्मत आजमाने के मूड में नहीं है।
क्यों? क्योंकि वो कुछ कर दिखाने के मूड में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बंगाल में उन्होंने उसके सीमा के दायरे में रखकर और अपनी लोकप्रियता को हासिल करके थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतने के बाद वो साफ तौर पर यह संकेत दे रही हैं कि बीजेपी को हराने के लिए वो दिल्ली कूच कर चुकी हैं और उनके ही नेतृत्व में संयुक्त विपक्ष की राजनीति आगे बढ़ेगी। और इसलिए संसद का जो सत्र शीतकालीन है और जिसमें सरकार को बड़े आराम से घेरा जा सकता है विपक्ष की तरफ से, हालांकि विपक्ष की संख्या कम है, और उसमें भी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे एक मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में सब जाते हैं, सभी बात कर सकते हैं, इवन कि आम आदमी पार्टी भी उसमें शिरकत करेगी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम मीटिंग में नहीं जाएंगे। बड़ा सवाल है कि तू बड़ा कि मैं, ये राजनीति और ये दौर शुरू हो गया है किसान आंदोलन के इस मुकाम पर, और इससे विपक्ष की एकता की वास्तविक स्थिति का आकलन आप सहज लगा सकते हैं। हम इस पे अपना विश्लेषण और आगे देंगे, लेकिन इस समय हमारे साथ तृणमूल के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, और संजय जी से हम बात करेंगे कि जो सोच हम एवी स्टार न्यूज के दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं विश्लेषण के तौर पर, क्या वो हमारे प्रश्नों से सहमत है या नहीं। चक्रवर्ती जी, अगर आप मुझसे जुड़ पा रहे हो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, तो सवाल यही है कि ममता दीदी अब दिल्ली की ओर बाकायदा कूच कर चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप। बिल्कुल सही कहा, ये हकीकत है, क्योंकि आप देश में एक सक्षम नेक्सस की जरूरत है जो हर चीज को, परिस्थितियों को, राजनीतिक सिस्टम को सब कुछ समझ करके जिसने दिखा दिया कि बंगाल जैसा प्रदेश के अंदर भी तीसरी बार भारी से भारी बहुमत से जीता जा सकता है। लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी होती है, खासकर दूसरी बार हो जाती है, यहाँ तो तीसरी बार और ज्यादा सीटों से हम जीत करके आए हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री की 36 सवाल हो जाती है, जहाँ अमित शाह के 50 के ऊपर रोड शो हो जाते हैं, जहाँ पे 800 MLA MP मिल करके पूरी ताकत लगा देते हैं 3 महीने वहाँ पे रह करके, और लाखों लोगों को बुलवा करके सारी ताकत लगाने के बावजूद जो है उनको हमने 100 के नीचे सीट पे हमने उनको ला करके खड़ा कर दिया। जो सपना देख रहे थे 200 से ऊपर सीट दिए जाने का, हम वहाँ पे 211 से बढ़ करके 220 पे पहुंच गए। ठीक है, तो इसका एक सिंपल तरीका है कि हमने जमीनी स्तर पे काम किया, हमें जमीनी स्तर पे काम करने का तरीका आता है। हमारे यहाँ पे कोई बड़ा नेता कोई नहीं है, हमारे यहाँ पे सारे कार्यकर्ता हैं, और ममता दीदी भी खुद एक कार्यकर्ता के रूप में काम करती है और सड़क से उतर करके काम करती है, और यही उनके सड़क से उतर करके काम करने के तरीके की वजह से जो है आज उनकी लोकप्रियता आसमान को छू रही है। आज देखेंगे बड़े से बड़े कांग्रेस के लीडर हो या भाजपा के लोग हो या अन्य पार्टी के लोग हैं, वो आज हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ के आगे बढ़ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और हमारी जो ग्राउंड लेवल पे इस समय जो रिपोर्टिंग चल रही पूरे देश भर में कि बहुत सारे नेता जुड़ रहे हैं या इलेक्शन के पहले हमारे साथ और भी जुड़ना चाहते हैं। तो हम जब हमारे पास इतनी ताकत धीरे धीरे बढ़ती चली आ रही है और हम कार्यकर्ताओं की एक फौज धीरे धीरे खड़ी करती चले आ रहे हैं, तो हम क्यों चाहेंगे कि हम उस नेतृत्व में हम काम करें जिस नेतृत्व में 2 बार लोकसभा के चुनाव हार चुके हैं और उत्तर प्रदेश में इनका पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। पूरी तरीके से सफाया, यहाँ तक राहुल गांधी खुद अपना जो है सीट हार गए। तो जब वो हार चुके हैं तो हम हारे हुए नेतृत्व के साथ हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। हाँ, हमारे विचारों का जो अगर संसद के अंदर जो विचार होंगे हमारे एक दूसरे से अगर मैच करेंगे, हम जन विरोधी, हम समाज विरोधी, हमारे जो जितने भी विरोधी बयान होंगे हम निश्चित उसका विपक्ष में समर्थन करेंगे, लेकिन हमारी रणनीति अलग होगी। हम कांग्रेस की रणनीति पे हम काम नहीं करना चाहते, हम अपनी खुद की रणनीति बनाएंगे जिस रणनीति में हम आज तक कामयाब रहे हैं, अब वो रणनीति पे हम काम कर रहे हैं। इसी वजह से जो है हम इस मीटिंग में हम हमारा बहिष्कार है, हम शामिल नहीं हो रहे। हमारी रणनीति अलग से बन रही है, लेकिन संसद के अंदर सरकार की जन विरोधी नीतियों पे हम निश्चित रूप से ये तो आप करेंगे, ये तो आप करेंगे। संजय जी, सवाल इस पर है, कहीं आप अति आत्मविश्वास से लबरेज होकर के बहुत कुछ खो न दें। इतना बड़ा आत्मविश्वास कि अब कांग्रेस को आपको दरकिनार करना पड़ रहा है। हमको अति आत्मविश्वास हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम जितने लोग हैं हम सब ग्राउंड लेवल पे और हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम सिर्फ हमारे पास पता है हम सब पाने के लिए है। अति आत्मविश्वास जो है वो जो हवाई नेता होते हैं ना, उनको अति आत्मविश्वास होता है। जमीनी जुड़े हुए लोगों का अति आत्मविश्वास नहीं होता।
जमीनी जुड़े हुए लोग ही आगे बढ़ते हैं। अब चाहे उसको मोदी जी को ही क्यों न ले रहे, वो भी जो है जमीन से उतर करके जुड़ करके ही आगे बढ़ करके मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने हैं। जी। 3 बार मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो मैं विचारों की बात कर रहा हूँ। पार्टी या किसी इसके लिए बात है, जो जमीन से जुड़ करके आगे बढ़ेगा वही आगे सक्सेस होगा। तो हम पिछड़ू बनते के काम नहीं करना चाहते, हम कमान अपने हाथ में रख करके हम उस पर आगे बढ़ के हम देश के नेतृत्व के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। सवाल ये भी तो है कि ममता दीदी को ये काम और समय पहले, लगभग 2-3 महीने पहले कर देना चाहिए था। ये जो समय आपने चुना है, देश काल परिस्थितियों का भी बड़ा मतलब होता है, ये जो समय चुना है ये ऐसा क्यों, किस लिए? देखिए पहली बात तो ये है कि कोई भी रणनीति बनती है वो समय के अनुसार बनती है। समय के हिसाब से ही अपनी रणनीति आप बदलेंगे तो वो वही सक्सेसफुल होगा। जो बहता पानी होगा वही पीने लायक होता है। ठहरे पानी पे जो है आदमी बदबू मारता है। उसी तरीके से आप बहते पानी के साथ साथ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, अपने हिसाब से अपने रणनीतियों को बदलते चले जाएंगे। और जिस तरीके से नेगेटिव माहौल बनता चला जा रहा है आज मोदी सरकार के खिलाफ, उसी हिसाब से हमें अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। हम पुरानी रणनीति में काम नहीं कर सकते। तो आपको भरोसा है कि जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं, ममता दीदी के अतिरिक्त विपक्ष की राजनीति अब कोई कर ही नहीं सकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे। इतने आत्मविश्वास भी नहीं कि ममता दीदी के खिलाफ विपक्ष की राजनीति कोई नहीं कर सकता। हम सब मिलकर ये जो है सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। 31% वोट अगर सरकार के पास है तो 69% वोट विपक्ष के पास आता है। तो वो एक करने का यही तो सवाल है ना, वो एक करने का मादा सिर्फ ममता दीदी में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा नहीं, सबके पास मिल करके ये रणनीति जो बनेगी, हमारी अलग अलग समय पे अलग अलग नेताओं की जैसे बात होती है, चर्चा होती है। ममता दीदी हर दूसरे महीने में दिल्ली में आ रही है और वो अपनी चर्चा कर रही है, मिल रही है सबके साथ। अपने हर चर्चा को जो है हम टीवी डिबेट में नहीं बता सकते। नहीं, ये तो आप नहीं बता सकते, लेकिन जो आप बता रहे हैं उससे तो सवाल बनते हैं। आप कह रहे हैं ममता दीदी हर 2 महीने में आएंगे, वो तो सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा आएंगी तो सोनिया गांधी और राहुल को समझाएंगी, बुझाएंगी और कहेंगी कि भैया हमारे पीछे चलो। नहीं चलोगे तो आपके पीछे चलने से कोई फायदा ना आपको होगा ना हमें होगा। सोनिया, राहुल या कांग्रेस मान जाएंगे आपके पीछे चलने को। मत भूलिए कि ममता दीदी उसी कांग्रेस से निकली हैं। पहली बात तो आप ये बिल्कुल जो है दिमाग से निकाल दीजिए कि कौन किसको मनाएगा, कौन किसको नहीं मनाएगा। इलेक्शन लड़ा जाएगा, सबको लड़ा जाएगा। और बंगाल में जो है जब आज से कम 45 साल पहले जिसकी सरकार हुआ करती थी, लगातार चलती थी, आज वो 0 पे आ गई है। वो पार्टियां 0 पे है। आज उनकी कहीं कोई सीट नहीं है, जमानतें जब्त हो गई है पूरी तरीके से। तो हम ऐसी पार्टी के पीछे क्यों करें जिनकी जमानतें नहीं बच रही है? मैं यही बात तो आपसे कह रहा हूं। तो इसके लिए, क्योंकि विपक्ष, सुनिए सवाल सुन लीजिए सर, संजय जी सवाल सुन लीजिए। ये तो बिल्कुल सही आपका, मैं तो बिल्कुल सहमत हूं। और ममता दीदी की लोकप्रियता और उनकी राजनीति को मैंने बहुत नजदीक से देखा परखा है, समझा है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि ममता दीदी अगर इस तरह से विपक्ष को एक साथ लेके चलेंगी तभी बात बनेगी। 69% वोट्स पर अगर अधिकार करना है, ममता दीदी का कद भी है, वो दीदी मानी जाती हैं सभी पार्टियों में, बड़े नेताओं के बीच में। सवाल यह है कि कांग्रेस का अपना जो स्वाभिमान है, या आप अब कह सकते हैं इंग्लिश में ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में थोड़ा सा अंतर जरूर है। उस ईगो को आप सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे या उस ईगो को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे? दोनों में एक तो करना पड़ेगा ना, लेकिन विपक्ष की एकता की जरूरत है। पहली बात तो ये है, अभी हम पूरे 2 साल है, 2 साल में हम अपने रणनीति को पहले तो हम जमीनी स्तर पे उतारेंगे। हमारी अपने जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो बनेगा, हम सारी विपक्षों के साथ बैठे सोनिया गांधी से मिला जाएगा। ऐसा नहीं है, हर चीज का एक वक्त होता है, वक्त के हिसाब से लोगों से बातचीत की जाती है। ठीक है, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है कि हमको कल ही इलेक्शन लड़ना है। हमारे पास अभी 2 साल से ज्यादा वक्त बचा हुआ है, तो 2 साल के वक्त में हम अपनी रणनीति को मिलेंगे, एक सॉलिड प्रोग्राम बनाएंगे। सोनिया गांधी मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वहाँ के नेतृत्व आप पूरी देखिए ना, वहाँ पे जो टॉप नेतृत्व है वो तो शांत बैठा हुआ है पूरी तरीके से। कपिल सिब्बल वगैरह के सारे नेता, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, ये तो कांग्रेस से कट करके एकदम शांत बन के। बिल्कुल सही बात है। तो जब उनके पास नेतृत्व की क्षमता ही नहीं रहेगी, या वो अब एक परिवार की पार्टी बन चुकी है, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे
जाएंगे कि हमारे पास जब हम जानते हैं कि हम ग्राउंड लेवल पे सबसे ज्यादा स्वीकार्य हमको किया जा रहा है, तो हम उसको क्यों नहीं जो है जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता को लेकर के जाएं। आज हमको हर आदमी हमको स्वीकार करने को तैयार हो रहा है, क्योंकि आप लोग कभी कहते हैं कि वहाँ से बांग्लादेशी है, वो है। अरे बांग्लादेशी पूरे भारतवर्ष से, बांग्लादेशी देश के अंदर आया कहाँ से? कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फेलियर है, क्योंकि बीएसएफ वगैरह तो वो बॉर्डर पे लगी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन आता है। तो कोई भी रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, वो सब केंद्र सरकार की फेलियर की वजह से देश के अंदर घुस के आए हैं। और हमारी हम जो सीट जीत करके आते हैं वो लगभग आप मान के चलो 220 सीट पे जीत गए, तो सारे के सारे सीट तो किसी एक उस पे नहीं आए ना, एक कम्युनिटी के थ्रू से। हम पूरी तरह के सब कुछ स्वीकार किए हुए हैं, जमीन से लड़के राजनीति करते हैं, और इसी वजह से हमारे जो कार्यक्रम होते हैं वो जमीनी स्तर पर जुड़े हुए होते हैं, और यही वजह से हम जो है लगातार जीत पे जीत हासिल कर रहे हैं। और आज ये बात जो बहुत दूसरे दलों के नेता और साथ में जो है हमारे जनता, देश की जनता इस बात को समझ रही है। बीजेपी के जो नेगेटिव प्रचार से लोगों को समझ में आ गया सबसे पहले जुमलेबाजी और झूठ बोल के पार्टी ने सत्ता में हासिल किया है, और अब भी एक ऐसी पार्टी को चुनेंगे जिस पार्टी के अपना खुद का जो एक मिनिमम प्रोग्राम होता है, जो जमीन पे उतारती है और सक्सेसफुली उसको रनवे में डलाती है। वर्तमान राजनीति में एक और चाणक्य हैं, शरद पवार। उनका भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक ईगो है। ममता दीदी शरद पवार को कैसे साधेंगी? चुनौतियां तो हैं ना, उन चुनौतियों की तो चर्चा करें। हम लोग का पहले खाना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारा एक तय होगा, उस रणनीति के हिसाब से काम करें। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि ममता दीदी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बात तो आपसे नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तो आगे समय बताएगा कि कौन क्या बनेगा, वो तो सब लोग मिल करके तय करेंगे किसको क्या बनना है। आप लोग कई बार चर्चा करते हैं सीएमपी पर, अब आने दीजिए ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर। सवाल यह है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा तब जब एक साथ आएंगे, आपकी बातचीत में इतना सब कुछ क्लियर हो चुका होगा कि एक का नेतृत्व होगा, कोई समन्वयक होगा, ये भूमिका होगी, वास्तव में यूपीए एक सही वजूद में आएगा। वही कवायद है, नाम चाहे आप जो दे दें। फिर बात सवाल और वही है कि क्या ममता दीदी ही उसकी मुखिया होंगी या कोई और? ये तो सारे विपक्ष मिलकर के ही तय करेंगे कि किसको मुखिया बनाया जाए। जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होगी मुखिया वो बनेगा, और जिसके अंदर क्षमता नहीं होगी, और ये कोई जरूरी नहीं कि यूपीए ही करे। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई और भी मोर्चा ही बन सकता है ना। तो ये किसने कहा कि यूपीए ही जो है ये ट्रेडमार्क नहीं है विपक्ष का। कोई भी मोर्चा बन सकता है, उस मोर्चे से जो है हम नया मोर्चा भी बन सकता है, उस मोर्चे से हम अपना काम कर सकते हैं। भाजपा को हराने के लिए तदर्थवाद, मतलब आप समय के हिसाब से आप मोर्चा बना लें, सीएमपी बना लें, किसी को कन्वीनर बना लें, किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दें, इतना कमजोर समझा है क्या भारतीय जनता पार्टी के संगठन या उनके रणनीतिकारों की सोच को? हम लोग किसी को कमजोर नहीं समझते, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारी रणनीति मजबूत होनी चाहिए। संजय जी माफ करिएगा, वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। प्रतिद्वंदी वही दुश्मन ही कह सकते हैं उसको। नहीं कह क्या, खैर हमारे लिए एक तरीके से जो राजनीतिक दुश्मनी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिस हालात आप देखें त्रिपुरा में जो है, पहले हम लोग को शोका करते थे कि हम लोग जो है वहाँ बंगाल में ये, बंगाल में आज वो त्रिपुरा में वही सारे काम ये कुछ कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, बदले की राजनीति कर रहे हैं। तो बदले की राजनीति कौन करता है? वो कोई दोस्त तो नहीं करता ना, राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं करता। हालात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि और हमने दिखा दिया कि मोदी सब कुछ मुमकिन नहीं है, मोदी है तो मुमकिन, ऐसा नहीं है, हमने दिखा दिया। हमने मोदी है तो जो है नामुमकिन है करके दिखा दिया। अमित शाह का जो है सोनार बांग्ला बनाने के तो अपना कह रहे थे, वो भी दिखा दिया कि उनको भी देश के आते थे, वो बहुत सारे चाणक्य बना करते थे, उनको भी दिखा दिया कि वो चाणक्य नहीं है। हमारे पास जो ममता दीदी अकेली लीडर उस समय उनके फैक्टर भी था, अकेले व्हील चेयर बैठ सके, उन्होंने पूरे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबको बता दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपका जो ये भरोसा है कि व्हील चेयर पर बैठकर उन्होंने सबको पछाड़ा, अब हर 2 महीने पे दिल्ली पहुंच करके विपक्ष की राजनीति को नई दिशा देंगी, और वो जो स्थिति होगी वो आने वाले समय में भारतीय राजनीति की
दशा तय करेगी। आप संजय जी शायद यही कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। तो ये थे तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती, जिन्होंने स्वीकार किया कि कम से कम कांग्रेस की अगुवाई में चल करके हम अब विपक्ष की राजनीति नहीं करना चाहेंगे। हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी विचारधारा है, और उनके अनुसार उनके नेता ममता बनर्जी का कद और उनका नेतृत्व और उनकी स्वीकार्यता इतनी ज़्यादा है कि अगर वो ये चहलकदमी अभी से शुरू करें, ये कवायद अभी से शुरू करें, तो आने वाले समय में विपक्ष की राजनीति को एक नई धार मिलेगी और ममता दीदी ऐसा संभव बना सकती हैं, कर सकती हैं, ये सब कुछ कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने वामपंथियों को के किले को ढहाया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पूरी सोच को ध्वस्त किया है और आने वाले समय में मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा वही बनेगी। शायद ये संकेत इस किसान आंदोलन के इस मुकाम पर पहुंचने के बाद श्रेय लेने की होड़ जब सभी पार्टियों में लगी है, तब ममता दीदी ने दे ही दिया है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।